नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। देवभूमि डायलॉग में आज हमारी चर्चा है कुमाऊं में एम्स बनाने को लेकर। इन दिनों उत्तराखंड में जो डिबेट सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कि कुमाऊं में एम्स बनना चाहिए। वहां के ज्यादातर लोगों ने इस बात के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। वो एम्स कहां बनेगा ये बात की बात है, लेकिन एम्स में की राह कितनी आसान होगी कुमाऊं में, इस पे आज हम चर्चा करेंगे देवभूमि डायलॉग में। और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हरिचंद भट्ट, आप एक्स डायरेक्टर जनरल हेल्थ रह चुके हैं, और मेरे साथ गणेश जोशी, आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और अमूमन स्वास्थ्य से जुड़ी विषयों पर आप लिखते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर भट्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एक अच्छी सोच है, और अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो हमारे कुमाऊं के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, लेकिन क्या एम्स मिलने का रास्ता इतना आसान होगा? नमस्कार, धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। और अगर सरकार के पास बजट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास, अगर इन सब टर्शरी और बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट्स के लिए अगर बजटरी एलोकेशंस हैं और भविष्य में भी बजटरी एलोकेशन होता रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है कि एक टर्शरी इंस्टीट्यूट हमारे कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित हो जाए। और उससे कुछ लोगों को तो इसमें अवश्य मदद मिलेगी। जबकि सत्य तो यह है कि भारत की जो आर्थिक दशाएं हैं विभिन्न वर्गों की जनसंख्या में, उसके हिसाब से जो बेसिक सर्विसेज, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज हैं, उन सबका पर निवेश मुझे लगता है ज़्यादा स्वागतपूर्ण होगा, ज़्यादा जन कल्याणकारी होगा। और संभवतः उनके जो बीमारी से उनके स्वयं को या उनके परिवार में जो दुख पैदा होते हैं, उनका निराकरण ज्यादा संभव होगा। आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि आपकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी क्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास क्या इतना बजट है रहेगा? जी, वो बजट क्या वो सस्टेन कर सकते हैं कोई? बट सर, इसमें एक जो बड़ा मुद्दा आता है, जो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन दिए जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी 7 ऐसे राज्य हैं जिनके पास एक भी एम्स नहीं है, और उन्होंने डिमांड की है केंद्र सरकार के साथ, हमें भी एम्स चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, राज्य सरकार की प्रायोरिटी वो राज्य रहेंगे जहां अभी एक भी एम्स नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एम्स का जो कंसेप्ट है वो एक जन कल्याणकारी परिधि को लांघ चुका है, और वो एक ज़्यादा पॉलिटिकल मूव ज़्यादा हो गया है। और अगर जो राज्य अपने यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एम्स होना चाहिए, और जबकि उनकी अपने जो एग्जिस्टिंग हेल्थ स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी दशा में नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो लोकप्रियता हासिल करने का ज़्यादा एक राजनीतिक संकल्प है बनिस्बत इसके कि जो यथार्थ हमारी आर्थिक जनता की आर्थिक दशा है, और जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी स्थिति में है, और जो अभी हमारी ये एपिडेमिक चल रही है पेंडेमिक के रूप में, वो उसमें वो काफ़ी रूप से उसकी वास्तविकता जनता के सामने आई भी है। तो एम्स का ठीक है, वही मैंने कहा कि अगर सरकार हमारी इतनी अमीर है कि वो सब राज्यों में संस्थान को खोल भी पाएगी, उसका निर्माण भी कर पाएगी, और फिर उसको चला भी पाएगी। चलाना भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने उपकरण खरीद दिए, दवाइयाँ खरीद दिए, चल पाए। उसके लिए मैन पावर भी चाहिए, बहुत स्किल्ड मैन पावर चाहिए, जो कि शायद नहीं है अभी हमारे पास। ओके, मैं आपकी बात समझ गया गणेश जोशी जी, बिकॉज आप बहुत इस तरह की रिपोर्टिंग्स करते रहते हैं हेल्थ सेक्टर को लेके। आपका अपना अनुभव क्या है? क्योंकि मैं आपकी कई रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था एम्स को लेके। जैसा कि डॉक्टर भट्ट ने कहा, पॉलिटिकली तो ये एक बहुत अच्छा संदेश जा सकता है, बट इकोनॉमिकली अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ज़्यादा वाइबल नहीं हो सकता और सस्टेनेबल नहीं हो सकता। आपकी राय? धन्यवाद रमेश दा, आपने मुझे आमंत्रित किया। बात एम्स की हो रही है। पिछले कुछ दिनों से पूरे कुमाऊं में एम्स बनाने को लेकर
गणेश जी आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। ओके, मुझे लगता है कुछ तकनीकी कारण से वो थोड़ा डिस्टरबेंस है। डॉक्टर भट्ट, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपने एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट कहा कि आपने कहा साहब आप टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसको आप ज़्यादा फोकस करिए, उसको आप ज़्यादा स्ट्रेंथन करिए। आप अपने अनुभव से ये बताइए कि एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें ज़्यादा मजबूत करना है, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर है, क्या जितना हम उस पर खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसके मुताबिक वो हमें आउटकम दे पा रहा है? मुझे लगता है कि उतना जो हमारी हेल्थ सिस्टम का स्ट्रक्चर प्राइमरी और सेकेंडरी सेटअप में है, वो एक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सेटअप है, स्पेशली गवर्नमेंट के पास। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो आपको इलाज करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी दक्षता और उनका अनुभव मेरे ख्याल से विश्व में के बेहतरीन डॉक्टरों के समानांतर है, हमारे प्रदेश में भी। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने अपने अधीनस्थ कई सर्जन से, कई फिजिशियंस से उनकी समीक्षा भी की है और उनके बौद्धिक ज्ञान की भी मैंने कई बार समालोचना करने का प्रयास किया है, तो मैं नहीं पाता कि उनमें कहीं भी कोई कमी है। सवाल यह है कि आप उनसे कितना काम ले पा रहे हैं। टर्शरी हेल्थ स्ट्रक्चर के नाम पर जो एक संस्थान आपने खड़ा करने का प्रयास किया है 1991 के जब लिबरलाइजेशन का वो भारत सरकार द्वारा हुआ, उसमें जो हेल्थ सिस्टम का इन्वेस्टमेंट और हेल्थ सिस्टम की स्थापना टर्शरी केयर के रूप में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में हुई है। और आज स्थिति ये है कि हम अपने जो कुशल हमारी मैन पावर है डॉक्टरों के रूप में, नर्सेस के रूप में, टेक्नीशियंस के रूप में, और जो हमने उपकरण सरकारी धन से स्थापित भी किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, और उसमें उसका हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं। एक तो यह है कि अगर एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड ये हुआ है कि अभी जितने भी हमारे ये सेकंड विशेषकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो एक लगभग रेफरल सेंटर्स बन गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जमाने में ऐसा होता था कि प्राइवेट के बिगड़े हुए केसेस सरकारी में आते थे, अब तो सरकारी सिस्टम से केसेस को प्राइवेट को रेफर हो रहे हैं। ये इसकी समीक्षा कहीं ना कहीं बहुत गहरे स्तर पर सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो मॉडल बनने चाहिए, वो एक रेफरल सेंटर के रूप में सामने आ रहे हैं। बट सर, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें क्या इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर या एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया है साहब, उसका क्या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पा रहा है? क्या हमारे लोगों को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है? आज भी चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन के तौर पे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बजटिंग हो, हम एक भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं। बट अगर आप उसका, जैसा कि मैं कहता हूं कि एक थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए कि हमारा आउटकम क्या निकल के आ रहा है। देखिए, अब ये कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बातें ऐसी हैं कि सरकार के स्तर पर भी सोचने का तरीका बदल गया है। मैं देख रहा था कि 2000 के आसपास से जो सरकारी अपने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षाएं होती थी, वो समीक्षाएं बजट कितना प्राप्त हुआ है और वो खर्च कितना हुआ है, इस तक सीमित रह गया है। उससे हम जन कल्याण कितना उपलब्ध करा पाए हैं अपनी जनता को, इसकी समीक्षा होना लगभग बंद हो गया है। और ये एक बड़ा दुखद पहलू है हमारे, और ये हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब उस स्तर की समीक्षा होती नहीं है कि हमारे अस्पतालों में जो एक सामान्य बिल्कुल ही ऐसे केसेस आते हैं जिनका बहुत इजीली और हमारा दक्ष मैन पावर उपचार कर सकता है, उनको भी रेफर कर दिया जाता है। ये कभी समीक्षा ही नहीं होती कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि अस्पताल भरे रहते थे, इमरजेंसी। अब आप अगर मुझे लगता है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की समीक्षा करेंगे
तो आप देखेंगे कि इमरजेंसी हेल्थ केयर के नाम पर अब कोई भी इमरजेंसी ऑपरेशंस की संख्या इतनी गिर गई है, और वो सब अस्पताल में आते ही थोड़ा सा उनका एक प्राइमरी सा उपचार करके उनको मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया जाता है, या किसी प्राइवेट सेक्टर के उच्च टर्शरी संस्थान को जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा स्थापित किया गया हो। बिल्कुल आपने सही कहा। चिकित्सक जो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, आप बहुत ही रेलेवेंट बात कर रहे हैं, वहां रेफर कर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरे साथ गणेश जोशी भी वापस जुड़ चुके हैं। गणेश जोशी जी, एक हेल्थ जर्नलिस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे प्रदेश में एम्स होना चाहिए, बट आपकी अपनी सोच क्या है, ये कितना मुश्किल काम होगा? आप दो। गणेश भाई, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो गणेश भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, मैं वापस जाता हूं। डॉक्टर भट्ट, मैं वापस आपका रुख करता हूं। आपने बहुत ही रेलेवेंट इश्यूज उठाए हैं। मैं अमूमन बिकॉज मैं सरकार का पार्ट भी रहा, तो मैं कई बार हेल्थ की समीक्षा बैठक में रहता था, और मैं कभी भी आपको क्या लगता है, कभी भी कोई जो CMOs हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, या चाहे फॉर दैट मैटर हेल्थ सेक्रेटरी हैं, या बाकी जो एग्जिस्टिंग उनके ह्यूमन रिसोर्स हैं, कभी कोई कहेगा क्या कि मेरे हॉस्पिटल में ये खामी है या मेरे हॉस्पिटल में ये गलतियां हो रही हैं? सब तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अच्छा अच्छा बताते रहते हैं, और उन्हें भी लगता है बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। तो आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी से भी हमें कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ेगा? सही बात है। अगर ग्राउंड रियलिटीज भारत में अगर जीवन की ग्राउंड रियलिटीज को समझा जाए, तो एक व्यक्ति पूजा और समझिए या चाटुकारिता हमारे उसका हिस्सा बन चुकी है लाइफ का, और जो चाटुकारिता या वो नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित पाते हैं लार्जर मशीनरी ऑफ द सिस्टम में। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि गणेश जोशी जी हमारे हल्द्वानी में ही स्थापित हैं। वो ये जानते होंगे कि जो मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में खुला है, उस समय वहाँ पर जो क्लिनिकल मटेरियल के लिए मरीजों की उपलब्धता थी, वो तब फॉरेस्ट हॉस्पिटल्स में उतना इंडोर नहीं रहता था जितना कि बेस हॉस्पिटल में रहता था, और उस बेस हॉस्पिटल को कुछ पीरियड के लिए लिंक कर दिया गया था ताकि MCI क्लियरेंस दे सके मेडिकल कॉलेज के साथ। और बेस हॉस्पिटल की जो बेड स्ट्रेंथ थी और मरीजों की उस बेड स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जो वहाँ पर उपलब्धता बनी रहती थी, क्योंकि वो फॉरेस्ट हॉस्पिटल जिसको अल्टीमेटली फिर मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करना था, उसके साथ वो जुड़ गई थी। तो जो बेस हॉस्पिटल में हमारे इतने मरीज भर्ती रहते थे कि उसके आधार पर ही मेडिकल कॉलेज को मान्यता अल्टीमेटली MCI ने दी। और जब मेडिकल कॉलेज एक बार खुल गया, तो उसके बाद आप देखिए कि बेस हॉस्पिटल में अब सर्जरी की क्या स्थिति है, मेडिसिन की क्या स्थिति है, बेड्स की ऑक्यूपेंसी क्या है, वो सब बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटअप हैं, उन सेटअप को परफेक्ट 100% एफिशिएंटली और पूरी उसकी मैक्सिमाइज्ड कैपेसिटी से उसका बिल्कुल आउटपुट ली जाए। डॉक्टर भट्ट, अभी हमारे पास जो अभी हमें थोड़ा सा इस पे अगर एम्स जैसे संस्थानों को खोलने पर प्राथमिकता दी जाएगी, तो हो सकता है कि जनता पर इसको एक प्रभाव पड़े, वो इससे प्रभावित हों और सोचें कि हाँ, सरकार एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। परंतु मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे सेटअप हैं, सेकेंडरी सेटअप में ज्यादातर, वो उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाकर हम ज्यादा जन कल्याण उपलब्ध करा पाएंगे बनस्पत इस पे की नए नए टर्शरी संस्थान। गणेश जोशी जी अब वापस हमारे साथ जुड़ चुके। गणेश जी, आपका अनुभव क्या है? हर कोई एम्स की डिमांड कर रहा है, चर्चा में अभी एम्स के बारे में कोई ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई रुख नहीं दिखा, लेकिन हमारे यहाँ एक तरह की बहस छिड़ गई है कि ये कहाँ बनना चाहिए। बट जैसा कि डॉक्टर भट्ट ने कहा कि टर्शरी केयर में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी केयर को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप क्या कहते हैं?
गणेश जी, कैन यू हियर मी? सर बीच में आवाज नहीं आ रही सर, मैं जो बोल रहा था मेरी आवाज आई थी? ओके, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी सुन पा रहा हूं। हाँ, अब आप जवाब दीजिए ना कि आपका अनुभव क्या है। जैसा कि डॉक्टर भट्ट ने कहा कि हमें प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी सर, जो मैंने पहले बोला सर, मेरी आवाज आई थी? हाँ, नहीं वो नहीं, अभी आप बोलिए ना। जी सर, जहां तक एम्स की बात है, एम्स खुलने की लेकर जो चर्चा हुई थी, काफी कुमाऊं में काफी तेजी से चर्चा हो रही है, और एम्स अगर खुल जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि आपने कहा 7 राज्यों में अभी एम्स खुलना बाकी है, तो उत्तराखंड में एक एम्स ऑलरेडी ऋषिकेश में है, तो दूसरा एम्स कुमाऊं में खुलेगा ऐसी जल्द उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन फिलहाल ये पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है और पूरे कुमाऊं पर चर्चा है। दूसरी बात, जहां तक डॉक्टर भट्ट जी और तमाम लोग कह रहे हैं, इस पर हम लगातार अध्ययन करते हैं, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, जब तक हम अपने ग्राउंड लेवल पे यानी कि CSC PSC लेवल पे, जिला स्तर पर और बेस अस्पताल को हम दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए एम्स से भी कोई मायने नहीं रखेगा। एम्स अब तो फिर भी खोलेंगे तो कुमाऊं में एक जगह खोलेंगे, तो वहां पे पूरे 50 लाख की आबादी के हिसाब से कितने मरीज जा सकते हैं? मुश्किल से 2000, 3000, 4000, 5000 साल में जाते हैं। लेकिन बीमार तो हमेशा हर व्यक्ति, कभी दुर्घटनाएं, तमाम चीजें होते रहती हैं। हमें हर छोटी छोटी जगहों पर भी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। थोड़ा सा एक बात जो हमारी आ रही है गणेश जी, जो चर्चा हो रही थी और डॉक्टर भट्ट ने भी जिसकी ओर इशारा किया, ये बात तो ठीक है कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, ज़्यादा स्पेशलाइज ह्यूमन पावर मशीनरी को डिप्यूट करना चाहिए, बट जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, क्या हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं? क्या उसका जो जितना इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, जितना खर्च हम कर रहे हैं, क्या लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है? ये आपका ग्राउंड लेवल का अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम 50% में कहूँ तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सिवाय सिर्फ हल्द्वानी में, पूरे कुमाऊं के जो 5 जिले हैं उसमें हल्द्वानी, नैनीताल जिले में डॉक्टर मेडिकल एजुकेशन का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय, 600 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधाएं, संसाधन जो है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो सामान्य दिनों में कोविड से पहले हम यहाँ पर देखते हैं तो 1500 से 2000 करीब OPD प्रतिदिन की हुआ करती थी, और 300 करीब मरीज यहाँ पे भर्ती रहते हैं। पूरे कुमाऊं के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मरीज यहाँ पर रहते। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त, चाहे नैनीताल जिले की ही बात करें, आसपास क्षेत्र में 8 ब्लॉक का ये क्षेत्र है, आधा पर्वतीय क्षेत्र है, फिर तराई का भावर का है, तो वहां पर भी हम देखते हैं CSC PSC लेवल पे कोई भी सुविधा नहीं है। कहीं पे कभी हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, वहां पे संसाधन बहुत खर्चा करके किसी NGO के माध्यम से सब सेटअप लगा देते हैं, लेकिन वो भी कुछ दिनों का एक पॉलिटिकल ड्रामा पर महज रह जाता है। उसी तरह से हम कभी अल्ट्रासाउंड मशीन भेज देते हैं वहां पे, कभी CT स्कैन मशीन भेज, भवाली सैनिटोरियम में करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं, अगर लंबे समय से वो खरीद दी। अब उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य था, खरीद फरोख्त का, वो सिस्टम में जांच का विषय है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक जन सामान्य को नहीं मिल पाया है। अगर हम ऊपर को बढ़ते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, तो वहां भी कमोबेश यही स्थिति है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बनना है, पिछले 5 साल से वो बनने जा रहा है, और पिछले मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे थे अगले साल उद्घाटन, अगले साल 100 MBBS की सीटें शामिल हो जाएंगी। अब हम देंगे, लेकिन 100 MBBS सीटों के लिए 50 डॉक्टरों की मिनिमम आवश्यकता है। वहां पे 20 डॉक्टर हमने रखे थे, वहां पे 20 डॉक्टर में भी मुश्किल से 10-15 अब बचे हुए हैं, उसमें से 8-10 ही वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी उनका आता पता नहीं है, न कोई जांच होती है, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, न हमारा सिस्टम उसे देखने वाला है। वही अल्मोड़ा के अस्पतालों की हालत देखते हैं तो वो भी वही हाल है। बाकी हम अभी हाईकोर्ट ने पिछले बार जब कहा था, मैं लगातार हाईकोर्ट भी कहता हूं, हाईकोर्ट के आदेशों को भी सरकार लगातार ठेंगा दिखाती है। वो जैसे ट्रॉमा सेंटर बना था आपके चंपावत में, खटीमा में, एक बागेश्वर में, अभी तक उसका कोई लाभ नहीं है। पिछले कोविड हुआ था, कोविड के दौर में वेंटिलेटर सब अस्पतालों में भेज दिए, बड़ी उम्मीद जगी कि वेंटिलेटर शुरू हो जाएंगे और दूसरी कभी जरूरत पड़ जाएगी, दूसरी लहर आएगी ये पता नहीं था, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाएगी। दूसरी लहर इतनी खतरनाक आई कि एक भी वेंटिलेटर पहाड़ में काम नहीं आया, सारे मरीज सुशीला तिवारी भर गए, हल्द्वानी में पूरी जगह कहीं नहीं थी, और हल्द्वानी आने तक न मालूम कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गणेश जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर भट्ट। यहाँ पर मैं आपको, जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जितना भी काम हो रहा है हेल्थ सेक्टर के ऊपर,
लेकिन उसमें जो एक पॉइंट मैं देखता हूं कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है या उसके बच्चे की डेथ हो जाती है और इस तरह की खबरें जब सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में आती हैं, तो आपने जितने भी मेहनत अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने में की है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। हम अभी तक इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल पाए हैं कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में महिलाएं हैं उनकी जान हम कैसे बचाएं, हम अपने बच्चों की जान कैसे बचाएं? डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर भट्ट मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, गणेश जी मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं बिकॉज इस तरह की खबरें, नेगेटिव खबरें बहुत तेजी से इनका प्रचार प्रसार होता है और ये पूरे राज्य के सिस्टम को सवालों में लाके खड़े कर देती है। बिल्कुल इस तरह की खबरों का प्रचार प्रसार और तेजी से होना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम, यानी कि हम जिसको हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य सचिव है या हमारे सिस्टम के डीजी हेल्थ है, उनके नाक का नाक सब खुले। लेकिन होता कि वो खुलते नहीं है, उस पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की जाती है। जहां तक हम दावे की बात करते हैं, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हुए थे, जैसे कि तमाम दावे हुए थे। सबसे पहले जब हरीश रावत जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था, स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को लेकर मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे दुरुस्त करें। तो उन्होंने एक सुझाव, उसको हम सुझाव के तौर पर कहेंगे क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए थे उस समय। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम जिला अस्पतालों को दुरुस्त करेंगे ताकि और सीएचसी पीएचसी को उनसे जोड़ देंगे ताकि जो मरीज सीएचसी पीएचसी से जिला अस्पताल में पहुंचेगा उसको करीब करीब कंप्लीट वहां पर इलाज की सुविधा मिल जाए। उससे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारा टर्सरी केयर जैसे गढ़वाल का उधर आपके देहरादून हरिद्वार में और कुमाऊं का हल्द्वानी सुशीला तिवारी अन्य अस्पतालों में यहाँ पर हम उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उससे पहले भी जब डॉक्टर निशंक जी स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी तमाम चीजें हुई थी, उनसे भी मैंने लगातार बहुत सवाल किए थे कि किस तरह से सुविधाएं, उन्होंने भी तमाम प्लान बनाए लेकिन वो प्लान धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर नहीं पहुंचे। जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री आए थे तब मैंने नोट किया था एक जगह कि उन्होंने कहा था कि जो तहसील व ग्राम सभा स्तर पर मेडिकल एडवांस सेंटर खोले जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो उसमें होगा कि जो वहां पे जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई अन्य जो घायल है या दुर्घटना में घायल हो जाता तमाम अन्य, कुछ तो उसको प्राथमिक उपचार मिल जाए और कुछ उसको राहत मिल जाए ताकि वो जिला अस्पताल पहुंचने तक या फिर जिला अस्पताल पहुंचने तक उसे राहत मिल जाए। लेकिन वो भी मुझे कहीं दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्लानिंग में बहुत आगे हैं बट व्हेन इट्स कम टू एग्जीक्यूशन वहां आप कह रहे हैं हम पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग तो मैंने जो बताया कि प्लानिंग तो और विचार आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते रहे। लेकिन मुझे लगता है ब्यूरोक्रेट लेवल पे या उसके नीचे के लेवल पे या विल पावर, एक बात होती है विल पावर, इच्छा शक्ति, शायद शुरुआत में आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था। जब तक हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी और उसे करने की नहीं होगी, अगर हम केवल शिगुफा छोड़ करके या फिर एम्स बनाने का शिगुफा छोड़ करके या फिर बेहतरीन योजना बना करके और एनएचएम में इतने, इस बार तो 890 करोड़ से कितना, इतने से ज्यादा करोड़ रुपया आया है, बस उसको हम इधर उधर करने के अलावा जमीनी स्तर पर देखने तभी काम हो पाएगा। ओके डॉक्टर भट्ट, गणेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि साहब आपके पास बड़ी बड़ी मशीन्स मौजूद हैं और वो कई मशीन धूल फांक रही हैं जैसा कि गणेश जी ने कहा और ये ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं। आपको लगता है ये एक तरह का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है साहब? आपने भारी भरकम पैसा इन मशीनों को खरीदने में लगा दिया और आज वो मशीनें बेकार पड़ी हैं, तो किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल गणेश जी की, हालांकि मैं ज्यादातर बातें सुन नहीं पाया क्योंकि ऑडियो शायद कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन लास्ट में उनको मैंने सुना जब उन्होंने हरीश रावत जी का जिक्र किया था। लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है कि उपकरण धूल फाक रहे हैं और भवन भी निर्मित होने के बाद सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और उनकी कोई उपयोगिता हो नहीं पा रही है, तो निश्चय ही यह एक ऐसा सत्य है जो कि जिसका परिचय हर व्यक्ति जो कि नागरिक है उसको होना चाहिए कि कैसे धन का दुरुपयोग हुआ है। पहले तो राज्य जो स्वास्थ्य है वो राज्य का विषय है, तो एनएचएम जैसी स्कीम को राज्यों ने क्यों अपनाया, यही एक बहुत बड़ी चीज है। वो उतना पैसा तो जो उनको एनएचएम के रूप में मिलता है और ऊपर से निर्देश मिलते हैं और एक पैरेलल व्यवस्था राज्य में सेटअप कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य व महानिदेशालय को भी बाईपास करते हुए चलती। वो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसके ऊपर कोई मंथन नहीं होता,
इतने ज्ञानी लोगों के बीच में, जो कि मंत्रालयों में भी बैठे हैं, सचिवालयों में भी बैठे हैं, और किसका हित साधन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक चिंतनीय विषय है। आपने नेशनल हेल्थ मिशन की बात की। 2006 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेके आए थे, उसका फोकस था कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर है उसको स्ट्रेंथन करिए। ये तो एक अच्छी नायाब सोच थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा कहा, अगर आप 5th 5 ईयर प्लान के बाद देखेंगे, स्टेट ने अपने हेल्थ के बजट को घटाया है, और 11th 5 ईयर प्लान के बाद सेंटर ने अपने हेल्थ बजट को बढ़ाया है। अभी स्टेट भी बहुत फोकस है, बट सर आपको सेंट्रल का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि जहां तक अगर बजटरी सपोर्ट की बात है, तो 1991 जो कि कट ऑफ डेट मानी चाहिए, जबकि प्राइवेटाइजेशन और एक जो कॉरपोरेट वर्ल्ड भी आया ने भी प्रवेश किया स्वास्थ्य सेवाओं में। आप ये देखेंगे कि भारतवर्ष की जीडीपी का जितना भी धन लगता है स्वास्थ्य सेवाओं में, उसका केवल 15% ही राजकीय व्यय है, अन्य सब प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। और जो राजकीय व्यय है, और जो केंद्र को भी जो 15% जो वो राज्यों को सहायता देती थी, उसको 25% तक लाना था, वो भी अभी उसमें भी बड़ी एक अभी वो भी नहीं पूरी हो पाई है। राज्यों का जो बजट उस समय पे 7% करीब होता था जीडीपी का एक्सपेंडिचर, वो लगभग इस समय 5% के करीब है, क्योंकि रुपया दिखता है, लेकिन जीडीपी जिस अनुपात में बड़ी है टोटल अरबों खरबों रुपए में, उसका जो प्रतिशत कम होता हुआ प्रतिशत भी ज्यादा रुपयों में दिखता है। इसलिए ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में निवेश बढ़ रहा है, किंतु वास्तव में अगर एंड टू एंड देखा जाए, तो जीडीपी के संदर्भ में अगर जीडीपी 3 ट्रिलियन हो गई है, तो जब वो 2 ट्रिलियन थी, तो लगभग उतना ही निवेश अभी हो रहा है। तो जीडीपी के हिसाब से हम कोई बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। और जहां तक ये एक बात भी और अच्छी लगी, आपने इसको खर्च नहीं कहा, जो आपने इसको निवेश कहा, चली हैं जो कि एक पैरेलल व्यवस्था के अनुसार चली हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य महानिदेशालय और राज्य सरकार के अभिमत का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है, और इस पे भी दोबारा मंथन होना चाहिए कि उतना ही पैसा अगर राज्य सरकार को अपने द्वारा अपनी राज्यों के हिसाब से आवश्यकता अनुसार प्लान करके खर्च करना होता, तो वो ज्यादा बेहतर होता, या एनएचएम के निर्देश के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित जो अभी भी किया जा रहा है राज्यों में, वो ज्यादा। मैं इस पे भी आता हूँ गणेश जी। एक और बात मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की एक बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। जब इलेक्शन की बात आती है, हम क्यों नहीं अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे कि आप अपना हेल्थ आइडिया, हेल्थ विजन शेयर करिए हमारे साथ। आप हमें बताइए कि साहब, आप हमारे हेल्थ, हमारे पहला सुख निरोगी काया कहते हैं, आप हमारे हेल्थ के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि पूरा सिस्टम जो है वो सड़कें, खड़ंजे और इन सब पे ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक भवन बन जाएगा। when it's come to quality of health, तो हम क्यों नहीं अपने जनप्रतिनिधियों से डिमांड करते, क्यों नहीं हेल्थ एक बड़ा एजेंडा, एक पॉलिटिकल एजेंडा बनता है, जिसको आधार बनाकर हम तय करें कि साहब ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइमरी हेल्थ की बात कर रहा है, हमारी सेकेंडरी हेल्थ की बात कर रहा है, हमारी टर्शरी हेल्थ की बात कर रहा है। आपको लगता है कि ये जनता की ओर से जिस दिन आने लग जाएगा, बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा बनना चाहिए, और लगातार इस मुद्दे पर मुखरता के साथ आवाज उठती रहनी चाहिए। जहां तक बात है पॉलिटिकल लोग जन भागीदारी की, लोग अपनी आवाज उठाएं। होता क्या है कि लगातार जैसे राज्य में जब से सरकार बनी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले इतना बदहाल स्वास्थ्य हम ठीक करेंगे, इतने लुभावने वादे कर देते हैं कि पब्लिक को लगता है कि हाँ ये कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे ही दूसरी पार्टी के भी करते हैं तो लगता है कि बदहाल स्वास्थ्य का नारा देकर, क्योंकि कांग्रेस ने किस तरह से बदहाल किया तो दूसरी पार्टी ने भी किया। लेकिन जब हम दूसरी सरकार को हम लाते हैं तो फिर करीब चीजें प्लानिंग अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वही होता है। लेकिन लोगों को अब अपने इस मुद्दे पर मजबूती से अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, और अपने जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ना पड़ेगा कि हमें ये सुविधाएं चाहिए और हमें देनी है,
केवल क्योंकि चुनाव आने तक कई चीजें बदल जाती हैं, कई लोगों की धारणाएं बदल जाती हैं, किस तरह से उलझा दिए जाते हैं लोगों को कि एक ऐसी मानसिकता बना दी जाती है, लोग फिर उसी में उलझ जाते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य जैसा मुद्दा उस समय पता नहीं कहाँ चला जाता है। ओके डॉक्टर भट्ट, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है। मैंने ये तो कहा है कि साहब ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनना चाहिए, राजनीतिक विचार विमर्श का कारण बनना चाहिए हमारा स्वास्थ्य, लेकिन आपको लगता है कि ओवरऑल अगर आप डिजाइन भी देखेंगे, अब हमारा हेल्थ सेक्टर है वो डॉक्टर सेंट्रिक हो गया है सर, उसे पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। मैं जब भी देखता था सबको ये कहते थे साहब हमारे यहाँ 2 डॉक्टर भेज दो, हमारे यहाँ 1 डॉक्टर भेज दो, हमारे यहाँ 2 फार्मासिस्ट भेज दो। यानी आपको लगता है कि अगर डॉक्टर वहां पहुंच गया तो सब कुछ बदल जाएगा? हम तो ये गलतफहमी का शिकार है ना सर। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर एक महत्वपूर्ण कड़ी तो है ही, डॉक्टर का ज्ञान और उसको अगर कैसे जनता को वो लाभ करने के लिए उपयोग करता है, वो एक महत्वपूर्ण चीज तो है। लेकिन डॉक्टर ही अब वो जमाना चला गया कि जिस डॉक्टर के आधार पर ही पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। अब नर्सेस भी उतनी महत्वपूर्ण हैं, फार्मासिस्ट भी उतने महत्वपूर्ण हैं, और खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा अगर आप पेरिफेरी पर जाएं तो आप ये देखेंगे कि वहां पर एक छोटी चीजों के लिए, चाहे वो फोड़ा में चिराई लगवाना हो या सर दर्द हो रहा हो या एक मामूली बुखार हो, उसके लिए भी लोग बाग बीमार को लेकर और एक टैक्सी करके उसके साथ 4-5 लोग आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वो दिखाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में दिखाते हैं। उनको तरह तरह के इन्वेस्टिगेशंस लिखे जाते हैं और एक तरह से आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका होता है, और वो फिर और जो दवाइयां लेके जाते हैं वो एक एंटीबायोटिक और एक पेन किलर होता है। तो ये सब एंटीबायोटिक और पेन किलर जैसी एक मामूली सी जो चीज है वो बिल्कुल उपकेंद्रों के माध्यम से और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से भी प्रोवाइड की जा सकती हैं और लोगों को उनके डोर स्टेप पे चिकित्सा सुविधा हम लोग दे सकते हैं। सवाल यह है कि वही जो इच्छा शक्ति वाली बात है। ओके डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट में इंपॉर्टेंट लाना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि चलो आपने मान लीजिए किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने डॉक्टर्स भेज दिए, तो क्या हमारे यहाँ इस बात का आकलन होता है कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि 10 आपके पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि साहब वहां पर एक जगह 4 डॉक्टर हैं, एक जगह 2 हैं। पता लगे जहां 2 डॉक्टर हैं वहां ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जहां 4 हैं वहां कम मरीज आ रहे हैं। तो आपको रिशफल भी तो करना चाहिए कि कहां पर हम मैक्सिमम यूटिलाइज अपनी ह्यूमन रिसोर्स का कर सकते हैं। यह भी कोई ध्यान नहीं देता। बात बिल्कुल सच है कि इसमें भी बड़े पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं। हर स्तर के संवर्ग में पोजीशनिंग करने पर उनको बहुत पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। किंतु इससे भी बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं कि डॉक्टर, मैंने जैसे बताया कि अब एक डॉक्टर सेंट्रिक नहीं रह गए हैं चिकित्सा संस्थान। डॉक्टर भी एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन उसी के बराबर और संवर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है दवाइयों का। आप देखिए जेनरिक मेडिसिन का चला इतनी उपयोगी चीज है, जो 100 रुपए की दवा है जो ब्रांडेड नाम से आती है वो आप 10 रुपए में खरीद सकते हैं, लेकिन वो लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाती। चिकित्सकों का उस पर विश्वास नहीं है। आफ्टर ऑल कोई दवाई, चिकित्सक अक्सर ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि बेकार दवाइयां हैं, इनफेक्टिव दवाइयां हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक लेकिन सॉल्ट तो सेम है, कंट्रोलर ब्रांड में भी सॉल्ट सेम है, यहाँ भी सॉल्ट सेम है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, जब एक ड्रग कंट्रोलर ने एक क्वालिटी कंट्रोल को सुनिश्चित करने के बाद दवाई बाजार में भेज दी, तो वो क्यों नहीं लोकप्रियता हासिल कर पाती। जेनरिक मेडिसिन का उतना व्यापक स्तर पर उपयोग न हो पाना वास्तव में एक भारत की चिकित्सा सुविधाओं का एक दुर्भाग्यपूर्ण चैप्टर। और इसका रीजन क्या है? जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इसको लागू करने पर संकल्पित महसूस नहीं होता है। जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, लेकिन सर इसकी वजह से जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, यानी लोग अपनी जेब से खर्च करके, उनको कितनी मुश्किलात आती हैं,
तो अगर आपने ठीक कहा कि अगर हम जेनरिक मेडिसिन की ओर रुख करते हैं और बहुत कमिटमेंट के साथ रुख करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो लैंसेट है, एक ब्रिटेन की बड़ी क्रेडिबल पत्रिका है, वो इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित करती रहती है, हम बहुत बड़ा बोझ लोगों का कम कर सकते हैं। नो, निश्चय ही। और दूसरी चीज और है इसमें कि आप देखिए, हमने उपकरणों को, जो चिकित्सा क्षेत्र में जो उपकरण हैं, उनको भी एक तरह से शोषण का एक माध्यम बना दिया है। मैं कितने ही अपने प्रादेशिक सेवा में संलग्न सर्जनों को जानता हूं जो कि बहुत अच्छे कन्वेंशनल विधि से जो है वो गॉल ब्लैडर या हिस्टेक्टमीज वगैरह करते हैं, कॉलिसिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमीज वगैरह करते हैं, लेकिन ये उपकरणों के नाम पर, लेप्रोस्कोपी के नाम पर जो है वो एक ऐसा अभियान चलाया गया है कि जाने क्या जो रेवोल्यूशन आ गया है। जबकि जो कन्वेंशनल स्टाइल है वर्किंग की, जिसमें कि गॉल ब्लैडर निकाला जाता है या यूट्रस निकाला जाता है या हर्निया के ऑपरेशन होते हैं या पाइल्स के ऑपरेशन होते हैं, वो ये जो कन्वेंशनल विधि थी जो पुराने तरीके से चली आ रही, वो बहुत ही सस्ती, और हमारे एक से एक दक्ष डॉक्टर भरा पड़ा है इसमें, हमारे प्रादेशिक सेवाओं में, गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन वो क्योंकि उपकरण को प्रचालित इस तरह से किया गया, लेप्रोस्कोपी एक रेवोल्यूशन आ गया, तो सारे मरीजों को प्राइवेट सेक्टर की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। ये भी एक बड़ा, मैं तो, अगर आप मुझे इसको परमिशन दें तो मैं तो इसको एक उपकरण माफिया नाम से वो करूंगा। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि अगर कोई भी उपकरण चिकित्सा संबंधी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर में आना ही नहीं चाहिए। बट सर, आप आज देखते हैं, आज आप देखते हैं कि देश का, मैं गणेश जी के पास आता हूं, आज देश का 80% जो हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट के हाथों में है, और केवल 20%, आप सोचिए 1950 में ये हेल्थ सेक्टर का 80% हिस्सा हमारी सरकारों के पास था, यानी गवर्नमेंट के पास था, तब 20% केवल प्राइवेट के पास था। आज उल्टा हो गया, आज 80% प्राइवेट के पास हो गया और 20% हमारी सरकारों के पास रह गया है। गणेश जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप अमूमन, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूं, आपकी रिपोर्ट्स देखता हूं, आप बहुत बारीकी से हेल्थ सिस्टम को देखते हैं। एक जो बात जो मैंने कही थी कि साहब, आपको लगता है कि जो हमारा हेल्थ कॉन्सेप्ट है, खासकर मैं अपने प्रदेश की बात करूं, वो पेशेंट सेंट्रिक है? पेशेंट सेंट्रिक या फिर हम डॉक्टर सेंट्रिक, क्या इस तरह से बात करें तो फिर वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर सेंट्रिक की, मेरे ख्याल से आप वही कहना चाह रहे होंगे। बिल्कुल हो गया है। जैसे हम इससे पहले की जब प्रवीण जी की बात करते थे तो केवल उनका एकमात्र कहना होता था कि मैंने राज्य में आने के बाद इतने डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी। नो डाउट, मैंने देखा, मैं 2006 से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उससे पहले भी 2017 में हमारे पास करीब 2010 में, 10 के बाद करीब 1200 करीब डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब को पता होगा, भट्ट जी को। उसके बाद इसमें 2100-2200 करीब डॉक्टर हुए, लेकिन उसमें कई डेंटिस्ट को जोड़ दिया गया, तमाम चीजें इस तरह से, तो उनको 2200 कर दिया गया, 2800 करीब। मैं उस समय पार्ट था, इसमें कमिटमेंट तो चाहिए, बिकॉज इतने पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं कि हर कोई अपने व्यक्ति को या तो हरिद्वार रखना चाहता, देहरादून रखना चाहता, नैनीताल रखना चाहता, उधम सिंह रखना चाहता। मैं आगे बता रहा हूं, पहाड़ों को भेजा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं भेजा, मैं आगे बता रहा हूं। उसमें तो उन्होंने डॉक्टर रखे, चाहे उसमें डेंटिस्ट थे, तमाम डॉक्टर रखे, नो डाउट। उनके समय में काफी कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, और अन्य सरकारों के, अन्य जो मुख्यमंत्री थे या स्वास्थ्य, उनसे अपेक्षा वो थोड़ा ज्यादा काम हो, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर तक सीमित रहा। और डॉक्टर में भी तमाम जगह डॉक्टर गए नहीं, कई जगह डॉक्टर गए तो उन्होंने ज्वाइन किया, वहां पे अटेंडेंस लगा के वो जाते नहीं है। कई जगह तो फिर मनमाने तरीके से इन्होंने अपने ट्रांसफर करा दिए, जिसको जहां पे कंफर्टेबल हो। इससे पहले जो आपने बात करी थी, कहीं पे 2 हैं तो कहीं पे 4 है, जहां पे ज्यादा मरीज आते हैं वहां पे 2 हैं, जहां पे कम आते हैं वहां पे 4 है। तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस तरह से जो हुआ, एक तो वो गलत तरीके से हो गया, इस वजह से भी हमें लाभ नहीं मिल पाया उसका। दूसरा जो है, हमने पैरामेडिकल स्टाफ, इससे पहले जो डॉक्टर साहब भट्ट जी ने भी बात करी, पैरामेडिकल स्टाफ की जो हमारे मेन कड़ी है उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया, नर्सेज की ध्यान नहीं दिया, ओटी टेक्नीशियन ध्यान नहीं दिया, जो वेंटिलेटर सब
सबसे ज्यादा अभी जो बंद रहे, थोड़ा बहुत भी वहां पे एनेस्थेटिक या कोई अन्य डॉक्टर या कोई दूसरा होता या फिर कोई अन्य वहां फिजिशियन ही होता ये वेंटिलेटर चलाने के लिए, थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दी होती या थोड़ा उनको समझाया होता, उनका बूस्टअप किया होता, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं, जो पहाड़ों में जो मशीनें खरीद के जो मशीन माफियाओं ने, माफिया ही कहेंगे क्योंकि जब तक उपयोग हो जाते तो हम कहते हैं उसका सदुपयोग हो गया, अगर उनको खरीद के वहां पे रखा गया तो उसका सदुपयोग भी हो जाता, तो सेंट्रिक न होके एक मतलब पूरी ओवरऑल हमें सुविधा मिल जाती है। हम डॉक्टर ही नहीं कहते, हम अच्छा जगह से सुविधा, डॉक्टर तो एक बार आता है, देखता है, चला जाता है, लेकिन जो है अन्य सुविधाएं भी हमें मिल जाती, तो एक पूरी हमें मिल जाता है। अभी इसमें हम देखते हैं कि जो पहाड़ों में झोला छाप डॉक्टर बैठ गए, तमाम लोग एक नजर से कहेंगे कि अरे हाँ कुछ तो सहूलियत मिल जाती है, जब दर्द में असहनीय पीड़ा होती है उसे दवा मिल जाती है और ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब जानते हैं, मैं लगातार इसको देखता हूँ, स्टेरॉइड इतनी दवा दे देते हैं जो आज इस ज्यादा स्टेरॉइड देने से जो आज ब्लैक फंगस की बीमारी जो फैल गई है, जो ज्यादा स्टेरॉइड है, तमाम तरीके से जो बात सामने आ रही है, जो पहाड़ों में भी अधिकांश मरीजों को इतना स्टेरॉइड दे दिया जाता है उसमें तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी बीमारी इतनी लास्ट स्टेज में पहुंचता है, जब तक हल्द्वानी या देहरादून पहुंचता है तब तक एक आध दिन में उसकी मौत हो चुकी होती है। ये हालात हैं हमारे इस समय। ओके डॉक्टर भट्ट, क्योंकि हम अब समापन की ओर है, ये जो अभी एक हमने यूनिवर्सल इंश्योरेंस स्कीम में इसे कहूँगा, जो हमने पूरे राज्य के लोगों को दी है, 5 लाख तक का वो करा सकते हैं। आयुष्मान भारत, एक्चुअली आयुष्मान भारत में एक पार्ट केंद्र सरकार ने लिया है और बाकी राज्य सरकार फंड करती है। मुझे लगता है 150 से 200 करोड़ बजट का इंतजाम भी राज्य सरकार ने किया है। सर, ये सोच तो नायाब हो सकती है, बट इसको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर से निकल कर आना चाहिए कि साहब मुझे इस स्कीम का लाभ मिला है। देखिए, ऐसा है कि जो ये इंश्योरेंस बेस्ड लिंक्ड स्कीम्स होती हैं, इसमें आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिल पाते हैं, और कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपना सर्विस लेने जाते हैं, उनको जो सेवाएं मिलती हैं वो बड़ी, मतलब आप मटेरियल वाइज देखिए या स्टैंडर्ड वाइज देखिए, तो वो बड़ी क्या कहना चाहिए, शैबी टाइप की सुविधाएं मिलती हैं। और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जनरली जो पैसा रिलीज करने की बातें करता है वो इंश्योरेंस के ज्यादा हित देखता है बनिस्पत इसके की जो। बट सर, ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है सर, इसमें ना टीपीए का रोल है, और ये तो एक तरह का ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है जहां पर हॉस्पिटल्स बिल प्रोवाइड कराते हैं और सरकार उनको पेमेंट करती है। मेरा सिर्फ ये जानना है कि क्या सर ये मॉडल कामयाब है, और क्या सरकार को इसको एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि लोगों का फीडबैक क्या है इसको लेकर। ऐसा है ना, कितना सक्सेसफुल है ये तो आप खुद ही देखिए कि कितने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों ने इसमें एनरोल किया है, वो तो खुद अपने आप में एक कहानी बताता है। तो वो उसकी बात नहीं है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का कोई एक बहुत बड़ा योगदान है, जैसा आप कह रहे थे कि 80% अब प्राइवेट सेक्टर में पहुंच गया है, पर प्राइवेट सेक्टर नीड्स रेगुलेशन। आज आप सर वो रेगुलेशन की तो कोई बात ही नहीं करता सर। नहीं, आप ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में जो एक्रेडिशन हुआ है, उस एक्रेडिशन के हिसाब से क्या वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सुविधाएं हैं, मैन पावर है, क्वालिफाइड मैन पावर है। आप देखिए आईसीयू में जो प्राइवेट सेक्टर में जो आईसीयूज हैं उनको कौन चला रहा है? क्या उनके पास मैन पावर है? कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको चला रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरह से वो जो रेफरेंस कर रहे हैं, एक छोटी सी भी मरीज ने कहा कि साहब आंख में खुजली मच रही है तो आंख के डॉक्टर को दिखा लो, साहब वो यहाँ पे दाना हो गया तो स्किन वाले को दिखा लो। और इस तरह से जो एक ये नॉन जुडिशियस रेफरेंसेस हो रहे हैं और एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस अनएथिकल हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल बाढ़ सी आ गई है बिल्कुल हो रहे हैं। इस पे कौन कोई गवर्नमेंट कोई सब जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है सर, जो नजर रख रहा है। सब जानते हैं ये बहुत बड़ा नेक्सस है सर। मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट ओपन नेक्सस है सर, जहां उसने 80% पूंजी लगाई हुई है हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में, और वो 80% सुविधाएं भी दे रहा है, नगरीय और
ज्यादातर नगरीय क्षेत्रों में, वो क्या 80% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल। और वो भी रिस्पॉन्सिबल, कितने इन्वेस्टिगेशंस अननेसेसरी होते हैं, कितने, कोई ऑडिट का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। आप ये बताइए, जितना बॉम्बे शहर में एक दिन में ये सीटी स्कैन और MRI होते हैं, उतने पूरे इंग्लैंड में एक दिन में नहीं होते। बिल्कुल। और इस पे तो अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा भी हुई है कि बाढ़ सी आ गई है करके। और ये सबसे बड़ी जो एनएथिकल प्रैक्टिस है कट्स देने की, वो कौन प्रमोट कर रहा है? ओके। और वो उसको बियर कौन कर रहा है? अल्टीमेटली वो किसकी जेब से जा रहा था? ऑब्वियसली। तो ये सब चीजें देखने के लिए कोई रिड्रेसल सिस्टम है हमारे पास? कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल कोई है? और इसको एक बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है हेल्थ सेक्टर में। उसमें वेलफेयर कंपोनेंट कितना है, इसकी समीक्षा करने के लिए कोई है? वेलफेयर कंपोनेंट जीरो है इसमें किसी को दो राय नहीं है। लेकिन गणेश जी, आपको लगता है ये तो एक ओपन नेक्सस है, सबको मालूम है इस नेक्सस के बारे में, इससे कोई छिपा थोड़ी ना किसी से। जी, इससे पहले एक सवाल आपने किया था डॉक्टर भट्टी से, मैं उसका भी थोड़ा सा जवाब दे दूं। आयुष्मान योजना क्यों नहीं सफल हो पाती है? हम पिछले लगातार देख रहे हैं, सरकार बार बार कर रही है, दावे ऐसे आते हैं कि हम लोग जो इलाज नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम दावे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी 2 लाख से ज्यादा लोगों के उपचार हुए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आयुष्मान भारत योजना को लेकर। नहीं, बिल्कुल, हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं समग्रता के साथ। ठीक है, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली वाली बात आ जाती है। ठीक है, लेकिन बात हम कर रहे हैं कि ठीक है, जितनों को मिल रहा है वो सरकारी सुविधाओं में मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट नाममात्र के हैं। आप ही ने खुद कहा कि 80% सुविधाएं जब सरकारी प्राइवेट में मिल रही हैं तो हमें 2 लाख तो आंकड़ा वो कई तरीके से होता है, आंकड़ों में फिर खेल दूसरे होते रहते हैं। लेकिन जब बात होती है 80%, जब आपने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राइवेट में मिलते हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों ने अटल आयुष्मान योजना को अंगीकृत नहीं किया हुआ है। आखिर उनको वो कहते हैं कि हमें ECHS, आपने कहा कि फीडबैक लोगों से क्या मिलता है, इसे कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है? प्राइवेट डॉक्टरों का कहना है कि ECHS की तरह की हमें थोड़ा सा जो उसका खर्चा होता है वो दे दिया जाए, एक बार उसको ट्राई कर लेते, थोड़ा सा दोनों में मैच कर लेते, दोनों पॉलिसी प्राइवेट डॉक्टर और संचालक सरकार बैठ जाती, आपस में कोई विचार विमर्श करके ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेती, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि नेक्सस किस तरह से बड़ा नेक्सस है। कल ही अब हम एक खबर, एक कांग्रेसी नेता का मेरे पास फोन आया, वो 2 जगह गया हल्द्वानी के जांच कराने के लिए, CBC और अपने बच्चे का कुछ जांचें थी। एक पैथोलॉजी सेंटर ने, अब नाम नहीं ले रहा, पैथोलॉजी सेंटर ने उसके 1950 रेट बोले, दूसरे जगह वो 750 करा के ले आया। तो इस तरह के जो नेक्सस चल रहा है, सिटी स्कैन का जो इस समय सिटी स्कैन कराने का जो चला, 2000-3000 का सिटी स्कैन होता है, सरकार ने उसे और 3500 कर दिया, जो लोग 3000-2500 में कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उसे 4000, 5000, 8000, 10000 तक वसूल लिए। और मुझे लगता है कि 2018 की एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कहीं पे, पूरे प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य का जो प्राइवेट कमाते हैं 44,000 करोड़ रुपए का पूरा सालाना कारोबार है। 18, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा विशुद्ध रूप से करोड़, 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा विशुद्ध रूप से वो मुनाफा है। आखिर इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा जो गेन है वो कैसे हो सकता है? अब मैं देख रहा था प्राइवेट अस्पतालों में जो कोरोना मरीज भर्ती हुए, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया। इलाज की क्राइटेरिया क्या था? वही पैरासिटामोल जो सामान्य बुखार और उसमें देते हैं, वही इलाज उसका किया, लेकिन कोरोना के नाम पे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया बिल भुगतान करना पड़ा। डॉक्टर भटजी से मेरी सुबह भी बात हुई थी, उन्होंने एक बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई थी। जब वो 2006 में मैं यहाँ पे आया था, उन्होंने जब डेंगू फैला था नया, तो उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक प्राइवेट अस्पताल में पूरी तरह से अपनी जेवर बेच दिए थे और अपने खेतों को गिरवी रख के आया था और सब बिक चुका। जब उसने कहा अब मेरा बच्चा क्या होगा, मैं कहाँ पैसे, उन्होंने कहा कि यहाँ इलाज कर लो। डेंगू से उन्होंने आसानी से इलाज कर लिया था। और जो क्राइटेरिया बनाया जाता है उसमें प्लेटलेट्स ये होते थे कि 1 लाख से कम हो गया तुरंत ये हो गया। यहाँ बरेली से मंगाया जाता था। बहुत माहौल, एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि जो परिवार है वो घबरा जाए और वो उसके इलाज के लिए तैयार हो जाए। ये बात गणेश जी, ये बातें सबके समझ में आती है। ये गणेश जी ने जो बात कही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 1 लाख पर तब ये एक क्लिनिकल एक इवैल्यूएशन के हिसाब से, उस समय के 2006 के क्लिनिकल इवैल्यूएशन के हिसाब से 1 लाख से नीचे प्लेटलेट गिरती थी तो जाओ
के आओ, नहीं तो मर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। इस तरह से एक बना, जो कि आज की दशा में ये वही साइंटिस्ट, वही डॉक्टर मानते हैं कि 10,000 तक भी आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो चढ़ा देंगे प्लेटलेट्स, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी पैरासिटामोल से भी ठीक हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस जमाने में जो 1,00,000 ट्रांसक्रिप्शन के नाम पर जो लोगों की जमीनें गिरवी रखी गई, जो गुना बेच के उन्होंने इलाज कराया, बर्बाद हो गए लोग बाग, वो पैसा खरबों रुपया गरीबों से ट्रांसफर होकर कॉर्पोरेट सेक्टर में चला गया। और क्या यही कोरोना में नहीं हो रहा है? बिल्कुल, इस पे कौन विचार करे? मुझे लगता है कि एम्स खोल दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा है, आप खोलिए, स्वास्थ्य सुविधाएं जुड़ रही हैं। लेकिन जो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तराखंड के जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उसमें जो मेरे डॉक्टर स्थापित हैं वो इतने दक्ष हैं और इतने ज्ञानी हैं और इतने कला कुशल हैं कि वो जटिल से जटिल ऑपरेशन भी करते हैं और उसका वो मतलब एक अपना डेडिकेशन से इलाज बिल्कुल। करते हैं। डॉक्टर भट्ट, मेरे पास बिल्कुल आपने जो पॉइंट, आप लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं, उनको आप एक माहौल दे रहे हैं काम करने का। ओके, आप माहौल नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, आप कंज्यूमर फोरम एक्ट से सरकारी डॉक्टर डरता है। कंज्यूमर फोरम, क्या आपने जो पिथौरागढ़ के अस्पताल के लिए जो कंज्यूमर फोरम के पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं, वही आपने मेदांता गुड़गांव के लिए भी कर रखे हैं, जबकि वहां पर फैसिलिटीज क्या है? डॉक्टर भट्ट, मैं आपकी बातें समझ गया। और आपके धारचूला में क्या इंस्टीट्यूट, आपके धारचूला का डॉक्टर भी उतना ही अकाउंटेबल है कंज्यूमर फोरम के अंदर जितना कि मेदांता अस्पताल का डॉक्टर। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेंगी कि भाई डॉक्टर्स को से काम लेने के लिए, इंस्टीट्यूट से काम लेने के लिए कहाँ उनके स्तर पर भी लैकिंग। ओके, ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। डॉक्टर भट्ट और गणेश जी, आप लोगों ने बोला, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जो हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है, उसका कितना लोगों को फायदा मिल पा रहा है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या हम वो काम दे पा रहे हैं जिसके लिए वो दक्ष हैं। तीसरा बात, हमें अपने प्राइमरी और सेकेंडरी जो केयर है उसको ज़्यादा मजबूत करना होगा। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि एक फिनेंशियल ऑडिट और एक एफिशिएंसी ऑडिट ज़रूर होना चाहिए जो वर्तमान में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुल मिलाकर अगर सरकार ये कमिटमेंट लेती है कि वो हर नागरिक की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहद गंभीर हैं, तो उसको बड़े रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और ये रिफॉर्म्स तभी हो सकते हैं जब 100% पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आप काम करें और जनता को भी अपने जनप्रतिनिधियों से स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, अच्छी शिक्षा को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर ये सवाल जरूर करने चाहिए। जब तक ये मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में शामिल नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदेश जैसा कि हम चाहते बने वो नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए और बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।